हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव। और जैसा कि मैंने पहले ही एक पार्ट में डिस्कस कर रखा है, ये आज पार्ट सेकंड हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन पार्ट वन में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करा था कि आखिरकार जो हमारे देश का कंडीशन था, मतलब जो इंडिया का कंडीशन था, वो ब्रिटिश रूल के दौरान क्या था। और उसमें हम लोग दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पढ़े थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहां से जाकर देख सकते हैं। डिटेल वीडियो है और सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया है। तो यहाँ उसमें मैंने बताया था कि हमारा एग्रीकल्चर किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया ब्रिटिशर्स के थ्रू, या फिर बोला जाए कि हमारा इंडस्ट्री सेक्टर किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया। तो ये जो सारा पार्ट है, या फिर जो हमारा आजादी से पहले, या फिर आजादी से पहले तो दूर की बात, जब एंशियंट टाइम्स में जब ब्रिटिश नहीं आया था तब हमारा इकोनॉमी कैसा था, तो उन सारे एस्पेक्ट को वहां पर कवर किया गया है। और जो इस वाले पार्ट में है, पार्ट सेकंड में, आज हम लोग इसमें बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को जानेंगे कि हमारा जो ब्रिटिश रूल के दौरान जब ब्रिटिश हमारे इंडिया में था, तो फॉरेन का क्या कंडीशन था, या फिर बोला जाए फॉरेन ट्रेड का क्या कंडीशन था। या फिर उसके बाद हम लोग डेमोग्राफिक प्रोफाइल पढ़ेंगे। डेमोग्राफिक मतलब होता है एक तरीके से हमारा पॉपुलेशन का क्या हाल था, वो सब सारा चीज। और एक तरीके से जो भी सारी चीजें हैं, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट या फिर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट रहा ब्रिटिश के आने के बाद, तो उन सब सारे एस्पेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, या फिर इंडियन इकोनॉमी बिफोर द इंडिपेंडेंस, कि बिफोर इंडिपेंडेंस में हमारा इकोनॉमी क्या है। और आज ये वाला टॉपिक में, ये मतलब पार्ट सेकंड में, ये पूरा कवर अप हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे उसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। तो ये पूरा यूपीएससी लेवल तक सारा कॉन्सेप्ट कवर है। तो आप लोग एक ऐसा इसमें बताया जा रहा है जहां पर सारे लेवल के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से इसमें डिस्कस करने की बात की गई है। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं पहले स्लाइड से। उसमें है फॉरेन ट्रेड के बारे में बात किया। किसके बारे में बात किया? फॉरेन ट्रेड के बारे में। हम लोगों ने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रखा है ब्रिटिश के रूल के दौरान। अब है क्या कि फॉरेन ट्रेड का क्या हाल रहा। तो यहाँ पर जो फॉरेन ट्रेड का हाल था, वो एक बहुत रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी के थ्रू जो भी प्रोडक्शन था वो हमारे देश में हो रहा था। जैसे कि आप इंडस्ट्री में देख ही चुके हैं, अगर नहीं देखे तो पार्ट वन देख सकते हैं। और जो पीडीएफ होगा वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। देखिए नीचे नाम दिया गया स्काइनॉमिक्स एकेडमी, जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पीडीएफ या फिर जो भी मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस रहेंगे वो सब सारे वहां पर आते रहेंगे। अब आते हैं रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ द प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ। देखो, ट्रेड और टैरिफ का जो भी रेस्ट्रिक्शन पॉलिसीज था, सबसे पहली बात होती कोई भी अगर फॉरेन पॉलिसी या फिर बोला जाए फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देना है, तो उसके लिए पॉलिसी होना बहुत जरूरी है। या फिर बोला जाए जो भी कानून या कानूनी तौर पर जो भी पॉलिसी लगाई जाती है वो जरूरी है। लेकिन जो ब्रिटिशर्स था वो एडवर्सली इफेक्ट कर रहा था हमारे इंडियन ट्रेड को। जो हमारा इंडियन ट्रेड एंशियंट टाइम में बहुत अच्छे तरीके से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो गया या कोई भी इंडस्ट्री हो गया, वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, वो अच्छे तरीके से चल नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ने बहुत अच्छे तरीके से रेस्ट्रिक्ट करके रखा था हमारी पॉलिसीज को। क्या थी भाई पॉलिसी ब्रिटिश की? तो मोनोपोली कंट्रोल। मोनोपोली क्या थी? मोनोपोली कंट्रोल थी। एक तरीके से मोनोपोली मतलब एक ब्रिटिश ही था, वो पूरे ट्रेड को एक तरीके से कंट्रोल करके चल रहा था। और इंडियन एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों की, इंडिया से क्या एक्सपोर्ट होगा और क्या इंडिया में इम्पोर्ट होगा, तो एक तरीके से रेस्ट्रिक्टिव था कि भाई जो ब्रिटिश बोल रहा है वही चीज एक्सपोर्ट हो रहा है, जो नहीं बोल रहा है वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस वाज जनरेटेड। यहाँ पर लार्ज एक्सपोर्ट जो था सरप्लस उसको जनरेट किया गया था। लेकिन उसका पॉलिसी का इफेक्ट क्या हुआ? अब हो तो बहुत सारा चीज रहा था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बर्बाद कर दिया गया था। उससे क्या हो गया, एक तरीके से हमारी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने की बात की जा रही थी ज्यादातर। हमारा फिनिश प्रोडक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था। तो इफेक्टिव दिस पॉलिसी इंडिया बिकेम द एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी। देखो, प्राइमरी इसीलिए बोला गया कि प्राइमरी प्रोडक्ट का मतलब एक तरीके से बोला जाए रॉ। रॉ, ठीक है, रॉ सामान। ठीक है, इसमें क्या था? सिल्क था, कॉटन था, वूल था, सुगर था, इंडिगो। इंडिगो जो डाई डाई वगैरह, कपड़ों में डाई वगैरह में काम आता है। ठीक है, जूट एंड द इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड। और देखो इंपोर्टर क्या मतलब, एक्सपोर्ट हम लोग क्या कर रहे थे? एक्सपोर्ट कर रहे थे हम लोग रॉ मटेरियल, और जो ला रहे थे हम लोग क्या ला रहे थे? फिनिश्ड प्रोडक्ट। आई होप सो ये बात कंप्लीट होगा। क्या ला रहे थे? फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो इसकी वजह से क्या हो गया? क्यों? क्योंकि वहां पर जो भी ब्रिटिश था वो बनाकर हमारे देश में बेच रहा था। और जो ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं सुएज कैनाल पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा
उससे आप लोग देख सकते हैं, या फिर आप लोग अगर नहीं जान पा रहे हैं, अगर और डिटेल में वीडियो चाहिए तो सुएज कैनाल पर। सुएज कैनाल एक ऐसा एक सी रूट फाइंड किया था कौन, ब्रिटिश ने, जिसके थ्रू क्या हो गया था कि जो बहुत लंबा सी रूट तय करना होता था, वो अब उसका सी रूट कम से कम से 60 मतलब 6 टाइम्स कम हो गया था, एक तरीके से उससे भी ज्यादा कम हो गया था उसका रूट का टाइमिंग। इसकी वजह से क्या हो गया, हमारे देश में सामान पहुंचाना और भी आसान हो गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। सेवरल एसेंशियल कमोडिटी लाइक फूड ग्रेन, क्लोथ, कैरोसिन ऑयल वेयर स्कार्सली अवेलेबल इन द डोमेस्टिक मार्केट। और हमारे देश में जो ये सब अवेलेबिलिटी थी, मतलब फूड ग्रेन की अवेलेबिलिटी कम कर दी गई, क्लोथ की अवेलेबिलिटी कम कर दी गई, कैरोसिन वगैरह, तो उससे क्या हो गया, हमारे देश में भी एक तरीके से ये हैम्पर हुआ, हमारा देश, ये हमारे देश के लोगों को सफर करना पड़ा। डिड नॉट रिजल्ट एनी फ्लो ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर इनटू द इंडिया। और एक जरा सा भी गोल्ड न सिल्वर हमारे देश में आने का एक मतलब एक तरीके से उसको आने ही नहीं देता था ब्रिटिश। क्यों? क्योंकि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था वो एक्सपेंस वो सब सारा किस पे खर्च कर देता था, वॉर वगैरह पर। जो भी ब्रिटिश सरकार लड़ाई लड़ती थी उसमें वो खर्च कर देती है, जैसे कि आप लोग ब्रिटिश आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते होंगे तो वहां से आप लोगों को पता चल गया होगा। ऑल ऑफ दिस लेड टू द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। और ये सब सारा किस वजह से हुआ कि हमारे देश का जो वेल्थ था उसको एक तरीके से ड्रेन कर कर अपने देश ले जाते थे ये लोग, और वहां पर उसको फ्रूटफुली इस्तेमाल करते थे और अपने देश में एंजॉय करते थे। तो आई होप सो फॉरेन ट्रेड इतने अच्छे तरीके से आपको और पहले कभी नहीं समझाया गया होगा। तो एक बहुत अच्छे एस्पेक्ट से यहाँ समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, अब आते हैं डेमोग्राफिक पॉलिसी। अब यह डेमोग्राफिक कंडीशन कि हमारे देश का डेमोग्राफिक कंडीशन कैसा था। अब डेमोग्राफी का मतलब मैंने पहले ही बताया कि किससे रिलेटेड है, पॉपुलेशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पॉपुलेशन से। कि हमारे देश में पॉपुलेशन का क्या कंडीशन था, या हमारे जो पॉपुलेशन था, कितना लार्ज पॉपुलेशन पॉपुलेशन बढ़ रहा था, या फिर स्मॉल पॉपुलेशन या पॉपुलेटेड कंट्री थे, हम लोग किस तरीके से रह रहे थे, ये हमारी पॉपुलेशन। तो उसमें बोला गया जो पहला सेंसस किया गया था हमारे देश में वो 1881 में सबसे पहला सेंसस। अब 1881 में सबसे पहला सेंसस आने का मतलब क्या था? सेंसस का मतलब क्या होता है पहले ये तो समझिए। सेंसस का मतलब होता है कि हर 10 साल में एक या अभी तो हर 10 साल में एक बार जनगणना किया जाता है। जनगणना मतलब हर एक घरों में जाकर हर एक हाउस होल्ड में पूछा जाता है कि आप लोग क्या काम करते हैं, मतलब सारी डिटेल निकाली जाती है। हाउस होल्ड 1, हाउस होल्ड 2, हाउस होल्ड 3, ठीक है, हाउस होल्ड 4, सारी जगह पर जाके पूछा जाता था कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, कितने लोग हैं। उस तरीके से कलेक्ट किया जाता था डेटा, पॉपुलेशन का कलेक्ट किया जाता था कि आप नौकरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो सब सारी चीजें। तो फर्स्ट जो सेंसस कलेक्ट किया गया था, क्योंकि उसी के हिसाब से गवर्नमेंट क्या करेगी, पॉलिसी डिटरमाइन करेगी, पॉलिसी बनाएगी, है कि नहीं? तभी तो लोगों का डेवलपमेंट। अब इंडिया के गवर्नमेंट को अगर मान लो कि गवर्नमेंट को या इंडियन गवर्नमेंट को अगर पता ही ना हो कि हमारे देश में कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अमीर हैं, कितने पुअर हैं, कितने रिच हैं, तो क्या वो पॉलिसी फॉर्मेशन कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि वो पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए एक प्रॉपर एक नॉर्म्स होना चाहिए, एक प्रॉपर डेटा अवेलेबल होना चाहिए। उस डेटा को कलेक्ट करता था, तो वो डेटा एक सेंसस के थ्रू होता था। देयर इज अनइवननेस ऑफ द इंडियस पॉपुलेशन ग्रोथ। और हमारे देश में जो पॉपुलेशन का ग्रोथ था वो अनइवननेस था, मतलब उतने अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर रहा था जितना करना चाहिए। Until till 1921 इंडिया was the first stage of demographic transition। और हमारे देश में 1921 तक हम लोग पहला ट्रांजिशन था हमारा पॉपुलेशन के एक चेंज होने का या ग्रोथ होने का। आफ्टर 1921 द सेकंड ट्रांजिशन बिगन, मतलब सेकंड ट्रांजिशन बिगन हुआ, जिसके थ्रू कहीं ना कहीं लोगों को हेल्थ पर ध्यान दिया जाने लगा, एजुकेशन पर ध्यान दिया जाने लगा। उसके बाद नाइदर द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया नॉट द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ और स्टेज वॉज वेरी हाई। ना तो हमारे देश का पॉपुलेशन हाई था, ना तो रेट ऑफ ग्रोथ, जो रेट ऑफ ग्रोथ होता है ना, जैसे आज हमारा ग्रोथ रेट बहुत हाई है पॉपुलेशन का, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके सारी चीजों का एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन चाइना का देखो, वन चाइल्ड पॉलिसी ला दिया था। वन चाइल्ड पॉलिसी के थ्रू क्या किया कि वो एक तरीके से अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करके चल गया, लेकिन जब उसकी पॉपुलेशन ज्यादा ग्रो करने लगी। आई होप सो हमारे देश का जो डेमोग्राफिक कंडीशन है ब्रिटिश के रूल के दौरान वो आप लोगों को पता चल गया होगा। किसके रूल के दौरान? ब्रिटिश रूल के दौरान। तो आई होप सो डेमोग्राफिक कंडीशन भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब क्या आती है? अब आती है सोशल डेवलपमेंट। कि हमारे देश में हम लोगों ने सारा पढ़ा कि एग्रीकल्चर का क्या कंडीशन था, इंडस्ट्री का क्या कंडीशन था ब्रिटिश रूल के दौरान, फॉरेन ट्रेड का क्या कंडीशन था, डेमोग्राफिक क्या कंडीशन था। तो तीन चीज पढ़ ली है, ठीक है। अब हम लोग सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर पढ़ेंगे कि हमारे देश में जो था वो क्या क्या सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर था। देखो जनरली जो सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर बोला जाता है कोई भी देश का, अगर किसी देश का अगर हेल्थ फैसिलिटी
और एजुकेशन फैसिलिटी अगर बहुत अच्छी है, ठीक है, तो हमारा क्या है, एक तरीके से हमारी कंट्री बहुत अच्छे तरीके से सोशली डेवलप कर रही है। किससे? मतलब सामाजिक तौर पर बहुत अच्छे तरीके से, मतलब क्या, सामाजिक तौर पर या सामाजिक तौर पर बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर रही है, ग्रो कर रही है। तो इसी को आगे बढ़ते हुए या फिर बोला जाए इसी को देखते हुए यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर बताया गया कि ब्रिटिश रूल के दौरान क्या था। कहाँ पर? ब्रिटिश रूल के दौरान। ये हमारे ब्रिटिश रूल के दौरान क्या सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर क्या था? तो ओवरऑल लिटरेसी रेट, जो पढ़े लिखे लोग थे, मतलब जिसको लिखना और वो मतलब एक तरीके से पढ़ना, रीडिंग और राइटिंग, ठीक है, आती थी, वो लेस देन 16% थे। मतलब समझ रहे हो यार कि 100% में से, मतलब अगर 100 लोग थे उसमें से 16 लोगों को ही एक तरीके से रीड करना या राइट करना आता था। तो ये हमारी कंडीशन थी। तो भाई कोई भी बेवकूफ बना के चला जाएगा, क्योंकि जो एथिकली जो एक इंसान को एक दिमाग आता है वो पढ़ने लिखने से ही आता है। और जो फीमेल की लिटरेसी थी उसकी और हालत खराब थी, 7% थी। मतलब 100 महिलाओं में से 7 वुमेन ही एक तरीके से वो क्या थी, एजुकेटेड थी। एब्सेंस ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, पब्लिक फैसिलिटी बिल्कुल गंदी थी। लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था। एंड हाईली अनएडिक्वेट, मतलब जो भी एक तरीके से जो हमारा सैनिटेशन फैसिलिटी था या हेल्थ फैसिलिटी था वो अप टू डेट नहीं था। वाटर एंड एयरबॉर्न डिजीजेस वेयर रैम्पेंट, मतलब कि एक तरीके से बहुत आमतौर पर, और ये बहुत तेजी से फैलता था, एयरबॉर्न डिजीजेस जैसे मलेरिया वगैरह हो गया। क्यों? क्योंकि वो सब आप पानी वगैरह साफ सफाई नहीं करेंगे, लोकेलिटी को साफ सफाई नहीं रखा जाता था, जैसे आज म्यूनिसिपैलिटी करता है ना। अभी सारे सारे जगह पे म्यूनिसिपैलिटी करता है, सेम उसी तरीके से ओवरऑल, या फिर बोला जाए इसको हिंदी में बोलते हैं नगर पालिका। तो ओवरऑल द मोर्टेलिटी रेट वाज वेरी हाई, मोर्टेलिटी मरने का दर जो था वो बहुत हाई था। एंड इज दैट, एक तरीके से एक अप टू डेट था, और जो मरने का रेट था वो बर्थ रेट से कहीं ज्यादा हाई था। इनफैंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था, मतलब 2218 पर थाउजेंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट ऑफ परसेंट इन्फेंट रेट एज 33 पर थाउजेंड। मतलब पहले 1000 अगर बच्चे जन्म लेते थे, उसमें से एक साल के अंदर 218 बच्चे मर जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन, प्रॉपर तरीके से फूड नहीं मिल पाता था, इस वजह से कहीं ना कहीं वो मर जाते थे। लेकिन आज का कंडीशन क्या? आज हम लोग सिर्फ 33 बच्चों का जान गंवाते हैं। उससे ये भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे देश को और ज्यादा एक तरीके से फैसिलिटी की जरूरत है, और जैसे जैसे धीरे धीरे हो भी रहा है, और उसी तरीके से होना भी चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब जो एवरेज उस वक्त जो लोग जिंदा रहते थे वो कितना रहते थे? 32 ईयर्स पे, मतलब 32 साल तक जिंदा रहते थे उस वक्त तक। कम एक बोला जाए कि जब ब्रिटिश के दौरान, या ब्रिटिश पीरियड के दौरान। अब जो है वो 69 है, और 72 ईयर्स के आसपास आ गया अब। तो 72 ईयर्स अब लोग ज्यादातर जिंदा रहता है। वुमेन्स का हम लोगों से, मतलब एक तरीके हम लोगों का मतलब है कि मेल से ज्यादा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो है वो फीमेल में है। ठीक है, और एक्सटेंसिव पॉवर्टी, और गरीबी चरम सीमा पर थी। मतलब जो वर्षिंग प्रभाव, हमारा देश जो था एक तरीके से पॉवर्टी, जो गरीबी थी वो वहीं से, गरीबी एक बोला जाए ना हमारे देश में पहले नहीं थी भाई। जब एंशियंट टाइम में देखा जाए तो ये एक एंशियंट टाइम में गरीबी नहीं थी, तो ये दिया किसका देन है भाई? तो ये ब्रिटिश का देन है। आई होप सो यहाँ पर सारी चीजों का सारा एस्पेक्ट आपको समझ में आ गया होगा, और एक तरीके से आपका सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर भी समझ में आ गया होगा। अब सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर के बाद ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पे हम लोग देख लेते हैं कि हमारा ऑक्यूपेशन का क्या स्ट्रक्चर था, कितने लोग क्या क्या करते थे, कितना परसेंट में। ठीक है, तो अगर एंशियंट टाइम में देखा जाए तो 85% लोग इन्वॉल्व थे किसमें? एग्रीकल्चर में। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश के दौरान क्या हो गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स। अभी भी जो है अभी हमारे देश में भी अभी भी 54% के आसपास, आई थिंक सो, अभी भी एग्रीकल्चर 2021 का डेटा है, उसके हिसाब से 54% आज भी लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। मतलब तो एक तरीके से अभी भी लार्जेस्ट जो एम्प्लॉयमेंट देने वाला, या फिर बोला जाए लार्जेस्ट जो लोग इन्वॉल्व है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में है। तो उस वक्त भी वही हाल था, 70 to 75% लोग क्या करते थे? एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, या फिर बोला जाए इंडस्ट्री वगैरह में जाके काम करते थे, जिनको मतलब लेबर वगैरह में काम होता था, तो 10% शेयर वहां पर था। और सर्विस सेक्टर 15 to 20% वर्कफोर्स, और सर्विस जो सेक्टर था वो 15 to 20% था अगर उस वक्त की बात की जाए। ग्रोथ ऑफ रीजनल वेरिएशन, तो पार्ट ऑफ द इंडिया, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे और बंगाल। तो ये 3 प्रेसिडेंसी था ना, वो एक तरीके से इनको अलग ट्रीट करता था। कौन? ब्रिटिश। मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे और बंगाल, क्योंकि ज्यादातर जो बिजनेस एक्टिविटीज होता था, जो बिजनेस एक्टिविटी होता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, वो यहाँ से जनरली होता था।
क्योंकि ये एक तरीके से यहाँ से सी रूट तो नजदीक हो जाता था, एक सी रूट, और उसके साथ ही साथ एक तरीके से वहां पर आसानी तरीके से शिप्स वगैरह में लोडिंग अनलोडिंग किया जा सकता था, ठीक है। तो ये चीज, एंड विटनेस अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ वर्कफोर्स ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर विथ अ कॉमर्समेट इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। क्यों? क्योंकि इन्हीं 3 शहरों में, मद्रास जो आज चेन्नई हो गया, बॉम्बे और एक तरीके से बंगाल, ठीक है, बॉम्बे और बंगाल, जो बॉम्बे आज मुंबई है, ठीक है। तो यहाँ पर इन तीनों सिटीज में एक तरीके से ये सब सारी फैसिलिटी बढ़ने की वजह से, इंडस्ट्री ज्यादा लगने की वजह से यहाँ पर क्या हो गया, एग्रीकल्चर की कमी हो गई थी, एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ पर कम लोग काम करते थे। एन इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द सेम टाइम इन द स्टेट ऑफ, और एग्रीकल्चर सेक्टर ज्यादातर कहाँ इंक्रीज हुआ, उड़ीसा में, राजस्थान में और पंजाब में, और कुछ पार्ट ऑफ बिहार वगैरह साइड में भी ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लोग ज्यादा करना शुरुआत हुआ था। यहाँ पर 2 चीज समझ में आए कि उस वक्त एग्रीकल्चर सेक्टर कहाँ कम हुआ था और कहाँ ज्यादा हुआ था। आई होप सो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं यहाँ पर थोड़ा सा और कि डेवलपमेंट ऑफ द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज, अब सरकार ने या फिर बोला जाए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक तरीके से कुछ कुछ डेवलपमेंट प्रोसेस भी करी, जैसे कि रेलवेज वगैरह बनाया गया, पोर्ट वगैरह बनाया गया जहां से वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया करते थे, वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से, पोस्ट और टेलीग्राफ्स, तो टेलीग्राफ्स वगैरह बहुत अच्छे तरीके से सिचुएटेड किया गया, जिससे कहीं ना कहीं सारे मैसेज वगैरह है वो ब्रिटिश सरकार तक बहुत आसानी तरीके से मैसेज ट्रांसमिट हो सके। ट्रांसमिट का मतलब होता है आदान प्रदान हो सके एक जगह से दूसरी जगह। तो इंडिया से लंदन, इंडिया से जो लंदन था या ब्रिटेन था वहां, या फिर ब्रिटेन से एक बोला जाए इंडिया, जो भी मैसेज भेजना होता था वो टेलीग्राफ से होता था। तो हमारे देश में रोड भी बनवाए गए हैं, कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया प्रायर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल बट इज नॉट फिट फॉर द मॉडर्न ट्रांसपोर्ट। देखो रोड तो हमारे पास पहले भी था, लेकिन वो ब्रिटिश ने बाद में इसे एक तरीके से अपने हिसाब से बनाया ताकि ये मॉडर्न ट्रांसपोर्ट, जो भी ट्रांसपोर्ट किया जा सके फूड का, तो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट को देखते हुए एक तरीके से वहां पर उसको कैसे इन्वॉल्व किया गया और उसको एक तरीके से डेवलप किया गया। पर्पस क्या था? एक ही पर्पस था, वही रोड बनाया जाता था जहां ब्रिटिश फायदा उठा सके। यार मुझे हंसी आती कभी कभी कि भाई कैसे लोग थे, ठीक है। पर्पस क्या था? टू मोबिलाइजिंग आर्मी विद इन द इंडिया, ताकि आर्मीज वगैरह को मोबिलाइज कर पाए, एक जगह से दूसरी जगह भेज पाए, कहीं दंगा फसाद हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब एक तरीके से कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल किस तरीके से किया जाए। एंड सेंड, और या फिर रेलवे स्टेशन को, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, ताकि वो सामान वगैरह उतरे तो वहां आसानी तरीके से पहुंचाया जा सके, या पोर्ट, ताकि वो सब सामान इंग्लैंड वगैरह बहुत लिक्रेटिव वे में फॉरेन डेस्टिनेशन तक पहुंचा जा सके। और यहाँ पर उसके बाद रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया गया हमारे देश में। सबसे पहली बार 1850 में बॉम्बे टू थाने चलाया गया था, या थाने टू बॉम्बे, ठीक है। तो यहाँ पर एंड इट इज कंसिडर्ड एज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। और रेलवे जो लाया गया ना, एक तरीके से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था हमारे लिए। आज भी रेलवे ट्रैक जो डेवलप है वो किसका देन है? एक तरीके से ब्रिटिश का देन है। ब्रिटिश नहीं रहता तो आज हमारे देश में इतना जो सबसे लॉन्गेस्ट रूट है हमारे देश में, अगर रेलवेज की बात की जाए तो वहां पर ये नहीं आता। आई होप तो ये बात समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आते हैं कि इम्पैक्ट क्या रहा इंडियन इकोनॉमी में, चाहे पॉजिटिव इम्पैक्ट है या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो इट इनेबल्स द पीपल अंडरटेकिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड देयर आफ्टर अ ब्रेक द ज्योग्राफिकल एंड कल्चर बैरियर, कि बहुत देर लगा, एक बहुत डिस्टेंस लगा कि हम लोगों को वो बैरियर तोड़ने में। एंड इट फॉस्टर अ कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और हमारे देश में एक तरीके से इंडियन इकोनॉमी क्या, इंडियन एग्रीकल्चर, हमारी इकोनॉमी को एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट तरीके से किसमें झोंका गया कि एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज किया गया। उसको फूड या फिर पेट भरने के लिए नहीं, उसको एक तरीके से बिजनेस के तौर पर देखा जाने लगा था उस वक्त। तो उसके बाद एडवर्सली इफेक्ट, क्योंकि लोग जो थे वो खाने के लिए तरस रहे थे, फूड के लिए तरस रहे थे, लेकिन वो लोग क्या कर रहे थे, इंडिगो वगैरह कर कर एक तरीके से अपनी झोली भर रहे थे, या अपने देश में रुपया भेज रहे थे, या फिर जो गोल्ड वगैरह जो भी आता है, ठीक है। एंड द वॉल्यूम ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर अनडाउटली एक्सपैंड बट इज बेनिफिट। देखो इंडिया का एक्सपोर्ट तो बढ़ा था, लेकिन ज्यादातर वो किसको बेनिफिट कर रहा था? ज्यादा बेनिफिट कर रहा था ब्रिटिशर्स को बेनिफिट कर रहा था, इंडियन को बहुत मिनिमम बेनिफिट कर रहा था। द सोशल बेनिफिट ऑफ इंडियन गेन्ड ओन इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवे, जो बेनिफिट हुआ वो रेलवे के इंट्रोड्यूस होने से हुआ। और थोड़ा सा इनलैंड ट्रेड एंड द सी लेन्स और इनलैंड ट्रेड्स वगैरह जो बनाया गया। आज भी जैसे मान लो कि सुएज कैनाल बनाया गया, ठीक है, तो सुएज कैनाल ने बना तो लिया, लेकिन आज हम लोग भी तो यूज करते हैं। आज हम लोग भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, जो 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ उसके बाद तो हम ही लोगों ने करा। इसके बाद हम वही स्टार्ट करेंगे 1947 के बाद हमारा जो इकोनॉमी था वो कैसे बढ़ा आगे, ठीक है। The inland waterways also proved uneconomical as in the case of coast canal on the उड़ीसा कोर्ट। उड़ीसा वगैरह कोर्ट में
जो अनइकोनॉमिकल था जब वो किया गया था, क्योंकि हमारे देश के लिए बेनिफिट के लिए नहीं किया गया था। टेलीग्राफ सिस्टम इंट्रोड्यूस इन एक्सपेंसिव सिस्टम था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली बहुत पैसा लगता था, ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पाए। ये टेलीग्राफ क्यों किया गया? ताकि लॉ एंड ऑर्डर ब्रिटिश सरकार मेंटेन कर पाए मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट कर। द पोस्टल सर्विस भी लाया गया, डिस्पाइट सर्व बीइंग यूजफुल पब्लिक पर्पस एंड दे रिमेंड एनाडेक्वेट। उतना एडिक्वेट नहीं था, लेकिन तब भी आज हमारे देश में पोस्टल सर्विस बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। आई होप सो पूरा एक अच्छे तरीके से आपका जो पूरा इम्पैक्ट होगा वो समझ में आ गया होगा कि इम्पैक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या था। तो अब आते हैं कि जो हमारा यहाँ कंप्लीट होता है, और साथ ही साथ अब मैं कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ा बहुत अच्छे तरीके से, और पार्ट 2 पढ़ा दोनों, कि हमारा इंडियन इकोनॉमी पास्ट में कैसा था, या फिर हमारा इकोनॉमी पास्ट में कैसा था, एंशिएंट टाइम में कैसा था, ब्रिटिश के दौरान क्या था, या ड्यूरिंग ब्रिटिश क्या था हमारा, ड्यूरिंग ब्रिटिश। अब हम लोग जो पढ़ेंगे पार्ट 3 से, पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे देश का जो इकोनॉमी था वो आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसा था, या फिर बोला जाए कि 1947 से लेकर पहले 1990 तक आएंगे। कब तक आएंगे? 1990 तक। और उसको डिटेल में कोशिश करेंगे कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करके पढ़ें उसको, है कि नहीं। तो यही हमारा फेसबुक आईडी है, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, ये हमारा टेलीग्राफ है, जहां पर आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ से आप लोग स्काइनॉमिक्स एकेडमी के नाम पर टेलीग्राम होता है, वहां पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा जो भी रिलेटेड है, और जो जेन्युइन पीडीएफ है, कोई फेक बाजी नहीं होगा भाई, जो भी जेन्युइनिटी होगी वो चीज आपको मिलेगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।